हेलो एवरीवन, वेलकम गाइस। तो गाइस, प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने कुछ न्यूमेरिकल देखे थे। आज का हम लोग का नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, इंडक्टर एंड इंडक्टेंस। ठीक है गाइस, सो स्टार्ट करते हैं। देखो गाइस, इंडक्टर क्या होता है? इंडक्टर एक ऐसा डिवाइस होता है विच स्टोर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। क्या करता है? स्टोर एनर्जी करता है इन फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। और इंडक्टेंस क्या है? इंडक्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल विच अपोज द चेंज ऑफ करंट, यानी चेंज ऑफ करंट को अपोज करता है। जिस तरह रेसिस्टेंस क्या था, करंट फ्लो को अपोज कर रहा था, उसी तरह चेंज ऑफ रेसिस्टेंस को, यानी बेसिकली di/dt को क्या करता है? अपोज करता है। ठीक है, किसको अपोज करता है? और उस प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल को क्या बोलते हैं? इंडक्टेंस बोलते हैं। ठीक है, और इंडक्टर क्या है? यह सपोज कर लो, यह एक ऐसा डिवाइस है जो स्टोर करता है मैग्नेटिक एनर्जी को इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, अब देखो गाइस, जैसे अगर हम लोग 12th लेवल में पढ़े हुए हैं, 12th क्लास में, अगर एक करंट कैरिंग वायर है, ठीक है, आई करंट कैरी कर रहा होगा, ठीक है, सपोज कर लो यह एक करंट कैरिंग वायर है, ठीक है, और इसमें आई करंट फ्लो कर रहा है, तो इसके चारों तरफ क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड आ जाता है। मैग्नेटिक फील्ड, इसका डायरेक्शन कैसे निकालते थे? पुट द थंब इन द डायरेक्शन ऑफ करंट एंड देन द पाम गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड्स। ये हम लोग पढ़े थे। ठीक है, इस तरह देगा, कर्ल करेंगे तो इस तरह देगा। ठीक है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड होगा। अब इस कंडक्टर को क्या करते हैं? ट्विस्ट कर देते हैं। ट्विस्ट करते हैं, ट्विस्ट करने से जो शेप बनेगा यह इंडक्टर कहलाता है। ठीक है, इस शेप का फायदा क्या होता है कि इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड होता है, यहाँ पर जो जनरेट होता था मैग्नेटिक फील्ड, और इस ट्विस्टेड फॉर्म में जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा वह स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होगा। ठीक है, और इस शेप को हम लोग बोलते हैं इंडक्टर। यही इंडक्टर होता है। यह क्या करता है? इंडक्टर क्या करता है? स्टोर एनर्जी करता है इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, अब देखो, अब क्या देखा गया? ठीक है, देखो, अब सपोज कर लो कि जब कंडक्टर, किसी स्ट्रेट कंडक्टर को ट्विस्ट करेंगे, किसी स्ट्रेट कंडक्टर को क्या करेंगे? ट्विस्ट करेंगे, तो कुछ टर्न होगा, तो एन बी द नंबर ऑफ टर्न, इसमें करंट फ्लो करेगा। तो जैसे ही करंट फ्लो करेगा तो क्या इसके अक्रॉस मैग्नेटिक फील्ड होगा? मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा, है ना। मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा तो क्या मैग्नेटिक फील्ड, इसका कुछ क्रॉस सेक्शन एरिया भी होगा। अगर ऐसे ऐसे है, ऐसे ऐसे है, तो अगर फ्रंट व्यू देखेंगे तो सर्कुलर दिखेगा, तो कुछ क्रॉस सेक्शन एरिया होगा। तो फ्लक्स, इसकी वजह से क्या होगा? इस करंट की वजह से फ्लक्स डेवलप होगा। वो होगा कितना? बी डॉट ए। ठीक है, बी डॉट ए, दिस इज फ्लक्स। और इस फ्लक्स की वजह से इसमें क्या होगा? और एन नंबर ऑफ 5 टर्न है, तो टोटल फ्लक्स लिंकेज क्या हो जाएगा? टोटल फ्लक्स लिंकेज N5। टोटल फ्लक्स लिंकेज कितना हो जाएगा? N5 हो जाएगा। ठीक है, अब इसकी यूनिट की बात करते हैं तो यूनिट क्या हो जाएगा? चूंकि ये 5 क्या होता है? वेबर होता है, इसका भी क्या हो जाएगा? वेबर हो जाएगा। ठीक है, यूनिट क्या हो जाएगा? अब देखो, यह प्रैक्टिकली देखा गया कि जो टोटल फ्लक्स लिंकेज है N5 जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। क्या देखा कि जैसे जैसे करंट बढ़ा रहे थे तो N5 बढ़ा था। बेसिकली करंट बढ़ाने से क्या बढ़ेगा? फ्लक्स बढ़ेगा। करंट बढ़ाने से फ्लक्स कैसे बढ़ेगा? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा। मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाने से फ्लक्स बढ़ेगा। फ्लक्स बढ़ाने से क्या होगा? टोटल फ्लक्स लिंकेज बढ़ेगा। ठीक है, तो इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए एक कांस्टेंट लगाया गया, उस कांस्टेंट को बोलते हैं एल। ठीक है, तो यहाँ से क्या हुआ? एल इक्वल टू क्या आ गया? N5/I। और यह क्या कहलाता है? इंडक्टर। ठीक है, इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल। ठीक है, N5/I। एल क्या होगा? N5/I। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या हो गया? N5/I। यूनिट की बात करें तो वेबर पर एम्पियर, इसी को हेनरी बोलते हैं, हेनरी। ठीक है, वेबर पर एम्पियर, इसी को क्या बोलते हैं? हेनरी। तो इंडक्टेंस का यूनिट क्या होगा? हेनरी या वेबर पर एम्पियर। ठीक है, अब देखो, जिस तरह हम लोग इन रेसिस्टेंस में पढ़े थे कि रेसिस्टेंस जो होता है, आर जो होता है, आर इक्वल टू V/I। इसका मतलब जो आर होता है ना V पर डिपेंड करता है ना आई पर डिपेंड करता है। इट डिपेंड अपॉन द रेशियो ऑफ V एंड I। सिमिलरली जो एल आया, सिमिलरली अगर देखा जाए एल बराबर N5/I। इसका मतलब इंडक्टेंस जो है ना फ्लक्स पर डिपेंड करेगा ना करंट पर डिपेंड करेगा। इट डिपेंड अपॉन द रेशियो ऑफ टोटल फ्लक्स लिंकेज टू द करंट। किसके डिपेंड करेगा? टोटल रेशियो ऑफ फ्लक्स लिंकेज टू द करंट के रेशियो पर डिपेंड करेगा। किस पर डिपेंड करेगा? इट डिपेंड अपॉन ऑन टोटल फ्लक्स लिंकेज। इट डिपेंड अपॉन ऑन द रेशियो ऑफ N5 to I। डायरेक्ट लिख देते हैं, इन टोटल फ्लक्स लिंकेज टू करंट के रेशियो पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो यहाँ तक तो हो गया। अब देखो गाइस, अब समझो, अब देखो एक्सपेरिमेंटल कुछ स्टडी किया है। ठीक है, पूरा डिटेल में हम नहीं बताएंगे, डिटेल वर्जन इसका हम लोग
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में इसका पूरा डिटेल वर्जन देखेंगे क्लास 12 के सिलेबस में, ठीक है। यहाँ पूरा स्पेशली डिजाइन फॉर जेई एडवांस टॉपिक, जेई के लिए स्पेशली है, ठीक है। ठीक, अब देखो क्या प्रैक्टिकली देखा गया कि अगर यह एक कोड है, कोड, ठीक है, कोड कैसे, एक कागज़ को लपेट देते हैं, ठीक है, जैसे एक रैप है, ठीक, ये ऐसा, ठीक है। अब इस पर क्या करेंगे, ऐसे ऐसे कॉइल लपेट देंगे, वो वायर को लपेट देंगे, ठीक है। क्या करेंगे, कुछ इस तरह वायर को हम लोग लपेट देंगे। यह जो बनेगा, यह क्या कहलाएगा, इसको बोलते हैं सोलेनॉइड बोलते हैं, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, सोलेनॉइड, इसको सोलेनॉइड, ठीक है। और बेसिकली यह क्या हो गया, ट्विस्टेड कॉइल होगा, यानी इंडक्टेंस हो, इंडक्टर की तरह हो गया, यानी इसका भी कुछ इंडक्टेंस हो गया, इसका कुछ लेंथ होगा, है ना, इसका कुछ लेंथ होगा। इस पर वायर को टर्न किया है तो एन विद द नंबर ऑफ टर्न होगा। एन क्या है, एन विद द नंबर ऑफ टर्न, नंबर ऑफ टर्न क्या है, नंबर ऑफ टर्न है, ठीक। अब देखो, अब इसका कुछ क्रॉस सेक्शनल एरिया भी होगा, ठीक है, कुछ क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो एक्सपेरिमेंटली क्या पाया गया, एक्सपेरिमेंटल डाटा बता रहे हैं, एक्सपेरिमेंटल, ठीक है। इसका प्रूफ हम लोग पूरा डिटेल वर्जन में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में देखेंगे, इसका प्रूफ कैसे आता है, ठीक है। फिलहाल यहाँ पर हम लोग जो एक्सपेरिमेंटली देखा गया, वो क्या देखा गया कि जो इंडक्टेंस, इस कॉइल का जो इंडक्टेंस होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया होता है, ठीक है, क्रॉस सेक्शनल एरिया। और क्या, इंडक्टेंस जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। और क्या देखा गया, इंडक्टेंस जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर, नंबर ऑफ टर्न के स्क्वायर, ठीक है। ये तीन चीज़ का प्रोपोर्शनलिटी है। इसको इक्वेशन 1 ले लेते हैं, इसको इक्वेशन 2 ले लेते हैं, इसको इक्वेशन 3 ले लेते हैं। अब इस तीनों को कंबाइन करेंगे, तीनों को कंबाइन करने से क्या होगा, जो इंडक्टेंस है एल क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए एन स्क्वायर या एन स्क्वायर ए बाई एल। अब इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए कांस्टेंट लगाना पड़ता है, ठीक है। तो उस कांस्टेंट को क्या बोलेंगे, म्यू एन स्क्वायर ए बाई एल। दिस इज द फॉर्मूला फॉर इंडक्टेंस, ठीक है, ठीक है। जिस तरह हम लोग रेसिस्टेंस में पढ़े थे रो इक्वल टू आर इक्वल टू रो एल बाई ए, वैसे ही इंडक्टेंस में क्या आ गया, म्यू एन स्क्वायर ए बाई एल। यहाँ पर रो रेसिस्टिविटी होता था, यहाँ पर म्यू को क्या बोलेंगे, परमेबिलिटी बोलेंगे। अब देखो यहाँ पर हम लोग क्या बोलते थे, रेसिस्टेंस डिपेंड करता था लेंथ और एरिया पर, मतलब कि उसके ज्योमेट्री पर डिपेंड करता था। इंडक्टेंस भी उसके ज्योमेट्री पर डिपेंड करेगा, नंबर ऑफ टर्न पर डिपेंड करेगा, ठीक है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट। यहाँ से क्या पता चला कि किसी भी कॉइल का इंडक्टेंस जो होता है एन स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है, क्रॉस सेक्शनल एरिया के प्रोपोर्शनल होता है, और लेंथ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इस म्यू को बोलते हैं परमेबिलिटी, परमेबिलिटी। अब ये परमेबिलिटी क्या होता है, व्हाट इज परमेबिलिटी। अब यहाँ पर एक टर्म आ गया परमेबिलिटी। तो यह होता है किसी भी मटेरियल का एबिलिटी, ताकि वो कितना मैग्नेटिक फील्ड को अलाउ करता है, यानी एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू अलाउ मैग्नेटिक फील्ड। क्या बोल सकते हैं, एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू अलाउ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड मतलब जितना ज़्यादा परमेबिलिटी होगा उतना ही ज़्यादा उस मटेरियल से मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस करेगा, ठीक है। यानी कि यह एक एबिलिटी है, मटेरियल का प्रॉपर्टी है, ठीक है। अब देखो यह म्यू बराबर होता क्या है, ठीक है, इसको इरेज करते हैं। म्यू बराबर क्या होता है, म्यू बराबर म्यू नॉट म्यू आर, ठीक है। इस म्यू का यूनिट को देखा जाए तो यूनिट क्या होता है, हेनरी पर मीटर। यूनिट क्या होगा, हेनरी पर मीटर। जिस तरह रेसिस्टिविटी का ओम पर मीटर होता था, वैसे ही म्यू का यूनिट क्या हो जाएगा, हेनरी पर मीटर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो इस म्यू नॉट को बोलते हैं, म्यू बराबर क्या होता है, म्यू नॉट इंटू आर, ठीक है। वेयर इसके यूनिट क्या हो जाएगा, हेनरी पर मीटर। ध्यान रखना, यूनिट ध्यान रखना, ठीक है, यूनिट से पहचान लेंगे, ठीक है। अब देखो इस म्यू नॉट को बोलते हैं एब्सोल्यूट परमेबिलिटी, एब्सोल्यूट परमेबिलिटी। और इसका वैल्यू होता है 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 हेनरी पर मीटर। कितना होता है, 4 पाई इंटू 10⁻7 हेनरी पर मीटर। और म्यूवर जो हो गया रिलेटिव परमेबिलिटी, रिलेटिव परमेबिलिटी। और इसका नो यूनिट, कोई यूनिट नहीं रहता, नो यूनिट, ठीक है। देखो फॉर एयर के लिए क्या होता है, फॉर एयर म्यूवर कितना होता है, 1 होता है। एयर के लिए म्यूवर कितना होता है, 1 होता है।
यानी रिलेटिव परमिटिविटी एयर का कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। वैसे ही आयरन के केस में क्या हो जाएगा, म्यूवर का वैल्यू जो होता है 1500 से लेके 2000 के बीच वैरी करता है, ठीक है, 2200 के बीच वैरी करता है। इसका मतलब इसका म्यूवर ज़्यादा है, इसका मतलब इसमें एबिलिटी है ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड को पास करने का, है ना। इसलिए हम लोग कोर के मटेरियल के कोर के रूप में सॉफ्ट आयरन का यूज करते हैं। किसी भी चीज़ का कोर बनाते हैं, मैग्नेटिक कोर बनाते हैं, जब इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाते हैं तो उसमें क्या है, सॉफ्ट आयरन कोर का यूज कर लेते हैं, ठीक है। अब देखो इस इंडक्टेंस को पढ़ने के लिए थोड़ा सा एक लॉ पढ़ना जरूरी है, फैराडे लॉ, ठीक है। कौन सा लॉ, फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है, फैराडे लॉ। देख लेते हैं क्या है लॉ, फैराडे लॉ क्या है। फैराडे लॉ यह क्या कहता है, दिस लॉ स्टेट दैट अगर कोई कॉइल है, पहले भी समझा देते हैं कि ये लॉ क्या है। अगर यह कोई कॉइल है, सपोज करो कोई कॉइल है, इसमें करंट फ्लो करेगा, ठीक है, इसका कुछ इंडक्टेंस भी होगा, ठीक। तो इसके अक्रॉस जो वोल्टेज होगा, इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज ऑफ रेट ऑफ करंट, ठीक है। यानी मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, इस करंट फ्लो होने की वजह से क्या होता है, इंडक्टर में एक इंड्यूस्ड ईएमएफ डेवलप हो जाता है, ठीक है। द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ is directly proportional to rate of change of flux, is directly proportional to rate of change of flux, ठीक, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स के प्रोपोर्शनल होता है। यानी कि अगर यह करंट आई हो रहा है, इसकी वजह से फ्लक्स डेवलप होगा। सपोज कर लो कि एन टर्म है, तो टोटल फ्लक्स क्या हो जाएगा, एन फाई हो जाएगा। तो जो ई का मैग्नीट्यूड होता है वो होता है एन डी फाई बाई डी टी। हम मैग्नीट्यूड की बात करें, सिर्फ किसकी बात करें, मैग्नीट्यूड की बात करें। इसको इक्वेशन 1 ले लेते हैं, ठीक है। अब देखो गाइज, हम लोग पढ़ चुके हैं कि एल बराबर क्या होता है, एल बराबर एन फाई बाई आई। यहाँ से क्या पता चला, एन फाई बराबर एल आई। अब देखो क्या चेंज क्या हो रहा है, फ्लक्स चेंज हो रहा है, इधर करंट, ये तो कांस्टेंट है, तो प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल दिस इज कांस्टेंट। जिस तरह रेजिस्टेंस कांस्टेंट होता है तो उस तरह भी क्या है, यहाँ पर एल भी कांस्टेंट है। इधर एन नंबर ऑफ टर्न क्या है, कांस्टेंट है, एन क्या है, नंबर ऑफ द टर्न ऑफ कॉइल, इस कॉइल का कितना टर्न है, ठीक है। तो इसको डिफ्रेंशिएट कर दे, तो एन डी फाई बाई डी टी इजकल टू क्या हो जाएगा, एल डी आई बाई डी टी। इसको इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 से क्या पता चला, व्हाट इज, क्या कंक्लूड हुआ, फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 एल डी आई बाई डी टी, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ ई एम एफ कितना हो जाता है, एल डी आई बाई डी टी, ठीक है। इंडक्टर में जितना कितना वोल्टेज इंड्यूस्ड होता है करंट की वजह से, एल डी आई बाई डी टी, इतना इंडक्टर में पोटेंशियल डेवलप हो जाता है, ठीक है गाइज। अब देखो गाइज, यानी कि हम क्या बोल सकते हैं, यानी कि क्या बोल सकते हैं कि अगर एक सपोज करो एक इंडक्टर है, प्लस माइनस ये वी एल है, आई करंट फ्लो कर रहा है, तो इस अगर एल इसका इंडक्टेंस है तो इसके पास जो वी एल होगा, मैग्नीट्यूड की बात करें, वो कितना होगा, एल डी आई बाई डी टी, ठीक। अभी हम लोग इंडक्टर को मान रहे हैं कि यह टाइम के साथ वैरी नहीं करेगा, कांस्टेंट है, इसलिए बाहर निकल जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ से, अब अगर हम लोग इस करंट को लिखें, ठीक है, यह करंट कैसा है, चेंजिंग करंट है, ठीक है, चेंज कर रहा होगा। तो अगर इसको करंट को लिखें, ठीक, अजूप ये हो गया होगा। अब इस करंट को लिखें, देखो क्या लिखेंगे, दिस इज वी टी। इसको और जनरलाइज फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, किसी भी समय टाइम को वी एल टी, वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर टाइम टी इक्वल टू क्या लिखेंगे, एल डी आई टी अपॉन डी टी, ठीक है। मतलब ये करंट क्या हो जाएगा, आई टी हो जाएगा, और इसके अक्रॉस का वोल्टेज क्या हो जाएगा, वी टी हो जाएगा। टाइम के अनुसार इसका वोल्टेज चेंज होते रहेगा, ठीक है, करंट चेंज होगा तो ये सब वोल्टेज भी क्या होगा, चेंज हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ से देखो, यहाँ से अगर हम लोग क्या लिखें, अगर हम लोग आई टी लिखना चाहें, आई टी, तो क्या लिखेंगे, 1 आई टी बराबर इंटीग्रेशन, ऐसे कर दो, यहाँ से 1 बाई एल
वी टी डी टी इक्वल टू डी आई टी। ठीक, अब दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देंगे तो आई टी को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या होगा, आई टी हो जाएगा, बेसिकली आई एल टी हो जाएगा। इधर भी इंटीग्रेट कर देंगे तो 1/L बाहर आ जाएगा और वी एल टी डी टी आ जाएगा। ठीक है, बहुत साइड क्या कर दिए, इंटीग्रेट कर दिए। अब देखो कहाँ से कहाँ तक क्या करेंगे, माइनस इनफाइनाइट से टी के लिए इंटीग्रेट करते, वही अपना चार्ज वाला कंसेप्ट। यहाँ पर टी इक्वल टू 0 था, इधर इन्फिनिटी था, इधर माइनस इन्फिनिटी था, तो इसको दो भाग में तोड़ देते हैं। तो आई एल टी क्या हो जाएगा, आई एल टी 1/L माइनस इन्फिनिटी से 0 वी एल टी डी टी प्लस 0 से टी 1/L वी एल टी डी टी। और यह जो पोर्शन कहलाएगा आई नॉट आई जीरो, मतलब इनिशियल करंट। अगर किसी चीज़ को सपोज करो 0 पे स्विच ऑन किए तो उसके पहले कुछ करंट अगर होगा तो वह कौन सा करंट होगा, आई जीरो होगा। तो आई एल टी क्या होगा, आई एल टी क्या होगा, आई जीरो प्लस जी 1/L 0 से टी वी एल डी टी। ठीक है, दिस इज द करंट, इक्वेशन ऑफ करंट। अगर आई जीरो या इनिशियल करंट 0 हो जाए, ठीक, सपोज करो कि इनिशियली आई जीरो बराबर 0, यानी इसका मतलब क्या है, करंट एट टी इक्वल टू 0। ठीक है, करंट एट टी इक्वल टू 0 हो जाए तो ये टर्म 0 हो जाएगा, ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो आई एल टी कितना आ जाएगा, करंट थ्रू इंडक्टर 1/L इंटीग्रेशन 0 से टी वी एल डी टी, वी एल टी डी टी, दिस इज द इक्वेशन ऑफ करंट। ठीक है, तो हम लोग गाइस किसी भी हम लोग क्या कर ले कि इंडक्टर के अक्रॉस क्या था, पोटेंशियल कैसे निकालते हैं, तो वी एल बराबर एल डी आई बाई डी टी, और करंट पता रहेगा तो उसको एल डी आई बाई डी टी कर देंगे तो पोटेंशियल निकाल जाएगा। अगर पोटेंशियल पता है और करंट निकालना है तो क्या करेंगे, 1/L 0 से टी वी एल टी डी टी, यानी पोटेंशियल अक्रॉस इंडक्टर और उसको इंटीग्रेट कर देंगे। ठीक है, तो इस तरह हम लोग को करंट पता चलेगा। ठीक है, हाँ, इस लेक्चर में हम लोग पूरा बेसिक आइडिया देखेंगे कि होता क्या है इंडक्टर, बेसिकली होता क्या है, वर्क कैसे करता है। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसके आरएल सर्किट के बारे में डिस्कस करेंगे, बट अभी बेसिक देख लेते हैं कि इसका कॉम्बिनेशन कैसे होता है, सीरीज कॉम्बिनेशन, इसका जो बेसिक क्वेश्चन आता है उसको देख लेते हैं। अब इस इंडक्टर में हम लोग देखते हैं एनर्जी के बारे में, पावर और एनर्जी के बारे में डिस्कस करते हैं कि इंडक्टर में कितना पावर होता है, कितना एनर्जी होता है। ठीक है, तो देखो देखते हैं कि एनर्जी कितना स्टोर करता है। अभी शुरू में बताया था इंडक्टर क्या एक ऐसा डिवाइस है जिसमें स्टोर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है, उसको हम लोग आगे जानेंगे किनेटिक एनर्जी भी बोलते हैं। ठीक है, किनेटिक एनर्जी के फॉर्म में स्टोर करता है। ठीक, अब देखो अगर पावर की बात करें, पावर एनर्जी, पावर, तो पीटी किसी भी समय को लिखना चाहे तो क्या लिखेंगे, वी टी आई टी। ठीक है, अगर ये इंडक्टर है, एल है, अगर आई टी करंट फ्लो कर रहा है तो इसके अक्रॉस का पोटेंशियल वी टी क्या हो जाएगा, वी एल टी एल डी आई टी बाई डी टी, यही हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखो तो यहाँ पर पी टी क्या लिख देंगे, पी टी, वी टी को क्या लिख लेंगे, एल डी आई टी बाई डी टी इंटू आई टी, यही हो जाएगा। ठीक है, ये पावर हो जाएगा। ठीक, अब देखो एनर्जी क्या होता है, व्हाट इज एनर्जी, एनर्जी स्टोरिंग इन इंडक्टर, स्टोर इन इंडक्टर, ये कितना हो जाएगा, ई बराबर, ये होता है इंटीग्रेशन ऑफ पी टी डी टी। ठीक, क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ पी टी डी टी। तो क्या कर इंटीग्रेशन, पी टी का वैल्यू कितना है, एल डी आई टी बाई डी टी इंटू आई टी इंटू डी टी, डी टी से डी टी कैंसिल हो गया। ठीक है, तो क्या बचा, एल कांस्टेंट है, एल को हम लोग क्या कर लेंगे, बाहर निकाल लेंगे। एल क्या है, एल कांस्टेंट, इंटीग्रेशन आई टी और डी आई टी, मतलब आई टी का इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, आई टी के रिस्पेक्ट में, वेरिएबल भी आई टी है, तो ये क्या हो जाएगा 1/2 एल आई टी का होल स्क्वायर। किसी भी समय का इंस्टेंटेनियस एनर्जी अगर लिखे ई तो क्या हो जाएगा 1/2 एल आई टी का होल स्क्वायर। ये कौन सा एनर्जी है, इंस्टेंटेनियस एनर्जी, कौन सा एनर्जी है, इंस्टेंटेनियस एनर्जी। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट। ठीक है, तो ये इंस्टेंटेनियस एनर्जी है। ठीक है, अब देखो भाई इसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस एनर्जी।
इंस्टेंटेनियस एनर्जी स्टोर। ठीक है, अब देखो सपोज कर लो किसी भी इंस्टेंट में करंट इंडक्टर में आई करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है, एल इंडक्टेंस है, तो उस समय एनर्जी कितना स्टोर हो जाएगा 1/2 LI²। कितना हो जाएगा 1/2 LI²। ठीक है, इतना एनर्जी स्टोर होता है। ठीक है, तो देखो तो किसी भी समय के एनर्जी किस पे डिपेंड करा, इंस्टेंटेनियस करंट पर डिपेंड करा। तो दो बातें लिख लेना है कि इंडक्टर में जो स्टोर एनर्जी होता है इट डिपेंड अपॉन द इंस्टेंटेनियस करंट थ्रू द इंडक्टर। उस इंडक्टर के थ्रू कितना इंस्टेंटेनियस, उस इंस्टेंट पे कितना एनर्जी करंट फ्लो कर रहा है, उस पर एनर्जी डिपेंड करता है कि उसके हिसाब से वो एनर्जी स्टोर करता है। दूसरी बात क्या है, यह जो एनर्जी स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होता है, या इसको कैनेटिक एनर्जी भी बोलते हैं। कि किस फॉर्म में स्टोर करता है एनर्जी, या किस फॉर्म में होता है मैग्नेटिक, या इसको कैनेटिक एनर्जी भी बोलते हैं, क्योंकि करंट के फ्लो की वजह से होता है, मूवमेंट की वजह से होता है। ठीक है, इसलिए इसको कैनेटिक एनर्जी भी बोलते हैं। ठीक है, अब देखो गाइस नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इसमें कि कुछ बातें देखते हैं इंडक्टर के बारे में। ठीक है, कि क्या कि इंडक्टर शुरू में बताए थे इट अपोज द फ्लो ऑफ चेंज ऑफ करंट। ठीक है, चेंज ऑफ करंट को अपोज करता है। इसका मतलब इंडक्टर के थ्रू सडन चेंज करंट अलाउ नहीं करता है। ठीक है, यानी क्या बोल सकते हैं, इंडक्टर डज नॉट अलाउ सडन चेंज इन करंट। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे कैसे होता है, जब एल आर सर्किट जब पढ़ेंगे तो हम लोग आगे देखेंगे। इंडक्टर क्या पॉइंट लिख सकते हैं, इंडक्टर डज नॉट अलाउ सडन चेंज इन करंट, चेंज इन करंट। ग्रेजुअल चेंज को अलाउ करते हैं, यानी अगर ग्राफ देखा जाए तो ये ग्रेजुअली चेंज करेगा तो इसको अलाउ करेगा, बट सडन चेंज को अलाउ नहीं करता। इस तरह के सडन चेंज जो हो रहा है यहाँ पे इसको अलाउ नहीं करेगा। ठीक है, अगर करंट का ये ग्राफ का, तो ठीक है, अगर ये करंट वर्सेस टाइम का ग्राफ हो गया तो ठीक है, तो ये इसको ग्रेजुअल चेंज हो रहा है, इसको अलाउ करेगा, बट इस सडन जो चेंज हो जा रहा है एकदम यहाँ से एक ही बार जीरो पे आ रहा है, इस चीज़ को यह अलाउ नहीं करता है, मतलब सडन चेंज इन करंट को अलाउ नहीं करता है। ठीक है, अब देखो दूसरी बात, कुछ इंपॉर्टेंट बात देख लेते हैं। ठीक है, अगर ये इंडक्टर है, सपोज कर लो कि अगर ये इंडक्टर है, ठीक है, इसके क्रॉस अगर कोई हम लोग डीसी सोर्स लगा दिए, मान लो 10 वोल्ट का बैटरी लगा दिए, क्या लगा दिया, डीसी सोर्स। सॉरी गाइस, टेक्निकल फॉल्ट होने की वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था। ठीक है, तो हम क्या बता रहे थे कि अगर किसी इंडक्टर में डीसी सोर्स को लगा दिया जाए, ठीक है, सपोज कर लो कि यह इंडक्टर है, एल इसका वैल्यू है एल है, ठीक है, इसमें डीसी सोर्स लगा दीजिए और यहाँ पर करंट आई फ्लो करे। तो जब डीसी सोर्स लगाएंगे तो करंट भी क्या होगा, सपोज करो 4 एम्पियर करंट फ्लो, कांस्टेंट करंट फ्लो कर रहा है, तो उस समय अगर इसके क्रॉस प्लस माइनस VL लिखा जाए, VL बराबर क्या होगा, LdI/dt। क्या होगा, LdI/dt। और देखो आई कांस्टेंट हो गया, आई कांस्टेंट, इसका मतलब VL क्या हो गया, जीरो हो गया। VL जीरो होने का क्या मतलब है, बिकॉज VL जीरो होने से क्या तात्पर्य है कि शॉर्ट सर्किट हो गया। क्या, कैसा हो गया, शॉर्ट सर्किट। अब ऐसा कंडीशन कब आता है, स्टेडी स्टेट में, यानी स्टेडी स्टेट कंडीशन में। क्या कब आता है, स्टेडी स्टेट, स्टेडी स्टेट। ठीक है, अब ये स्टेडी स्टेट क्या है समझते हैं। ठीक है, इस चीज़ को समझते हैं, यानी कि जब VL जीरो हो जाएगा तो शॉर्ट सर्किट हो गया, यानी इस इंडक्टर को हम लोग शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, इसको शॉर्ट से रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, शॉर्ट सर्किट है। ठीक है, अब देखो गाइस स्टेडी स्टेट को मतलब को समझते हैं। ठीक, देखो सपोज कर लो इंडक्टर है, एल इंडक्टेंस है। ठीक, यहाँ पर एक स्विच लगा हुआ है। ठीक है, एक कांस्टेंट बैटरी लगा दी। ठीक है, ठीक, V वोल्ट का बैटरी है। ठीक है, मान लो 10 वोल्ट है। ठीक, ये कुछ इंडक्टर है। ठीक है, सपोज कर लो T=0 पे स्विच ऑन किए। ठीक है, T=0 पे स्विच को क्या किए, ऑन क्लोज किए। अब देखो T=0 की पहले की बात करते हैं, T=0 की बात करते हैं। ठीक है, तो 0 पे सर्किट कैसा बना होगा, 0 पे कुछ सर्किट ऐसा रहा होगा, ओपन सर्किट रहा होगा। तो उस समय अगर देखा जाए तो इसके थ्रू करंट क्या आ जाएगा, आई क्या होगा, जीरो, यानी T=0 पे क्या होगा, IL क्या हो जाएगा, IL क्या हो जाएगा, IL 0 = 0, यानी करेंट थ्रू इंडक्टर एट T=0 = 0 एम्पियर। ठीक है,
तो 0 एम्पियर कहने का क्या मतलब हुआ, कैसा बिहेवियर हो, इंडक्टर ओपन सर्किट बिहेवियर होगा। टी इक्वल टू 0 माइनस पे क्या होगा, इंडक्टर का बिहेवियर ओपन सर्किट की तरह होगा। कैसा होगा, ओपन सर्किट, ओपन सर्किट। यानी कि हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि इंडक्टर नहीं था, ठीक है, ये इंडक्टर नहीं था, ओपन सर्किट था, और ये हो गया, ठीक है, 0 माइनस पे। अब देखो जैसे ही टी इक्वल टू 0 पे स्विच क्लोज करते हैं, ये तो पता चल गया कि 0 माइनस पे इंडक्टर क्या था, ओपन सर्किट था, ठीक है। अब जैसे ही टी इक्वल टू 0 पे स्विच क्लोज करते हैं, टी इक्वल टू 0 प्लस, तो जैसे ही स्विच क्लोज किए तो देखो हम लोग क्या जानते हैं, इंडक्टर डज नॉट अलाउ सडन चेंज इन करंट। क्या जानते हैं, इंडक्टर डज नॉट अलाउ सडन चेंज इन करंट, सडन चेंज इन करंट, सडन चेंज इन करंट को अलाउ नहीं करता, ये हमको पता है, ठीक है। अब जैसे ही टी इक्वल टू 0 पे स्विच को क्लोज करते हैं, स्विच को क्लोज करते हैं, ठीक है, तो अचानक से क्या होगा, करंट फ्लो करने लगेगा, ठीक है। अचानक से क्या होगा, स्विच को क्लोज कर दिए, डी वोल्ट है, ठीक। तो स्विच को क्लोज किए, देखो आई 0 माइनस क्या था, 0 था। जैसे ही स्विच कर क्लोज किए तो अलाउ तो करेगा नहीं करंट को, तो इस समय भी करंट क्या होगा, आई क्या होगा, 0 ही होगा, ठीक। आई 0 प्लस पे भी क्या होगा, करंट क्या हो जाएगा, आई 0 प्लस पे भी क्या होगा, करंट 0 हो जाएगा। यानी इस समय भी बिहेवियर कैसा होगा, ओपन सर्किट की तरह हो गया, ओपन सर्किट की तरह, ठीक है। इसका मतलब हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है, क्या बोल सकते हैं, ठीक, कि अगर देखो ये समझो टी इक्वल टू 0, ये इन्फिनिटी इधर लेते हैं, माइनस इन्फिनिटी, ठीक। तो अगर इधर टी इक्वल टू 0 माइनस की बात की जाए, यानी 0 से पहले जब स्विच क्लोज किए उसके पहले की बात की जाए, तो उसके पहले भी क्या होगा, सर्किट का बिहेवियर कैसा होगा, ओपन सर्किट होगा, यानी ऑलरेडी स्टेडी स्टेट में होगा। आइधर कुछ करंट हो सकता है या 0 हो सकता है। तो हम लोग टी इक्वल टू 0 माइनस को भी कौन सा स्टेट बोलते हैं, स्टेडी स्टेट बोलते हैं। क्या है, सर्किट ऑलरेडी स्टेडी स्टेट में, करंट है ही नहीं, या करंट कांस्टेंट, कुछ करंट होगा भी तो पहले वाला जो करंट होगा, ठीक। प्रूफ में आया था ना आई एल टी क्या आया था, आई 0 प्लस 1/L इंटीग्रेशन VL टी डी टी। तो ये जो 0 था पहले की बात था, तो ये स्टेडी स्टेट करंट है, मतलब जब कुछ करंट पहले फ्लो कर रहा था। अब देखो यहाँ पर इस सर्किट में तो पहले टी इक्वल टू 0 माइनस में कोई करंट ही नहीं है, तो जस्ट क्लोज के बाद भी क्या होगा, करंट नहीं होगा। मतलब कि जैसे ही इंडक्टर का बिहेवियर क्या होता है, टी इक्वल टू 0 प्लस या 0 माइनस पे, मतलब जस्ट स्विच क्लोज करने से पहले और स्विच क्लोज करने के बाद कैसा होता है, ओपन सर्किट होता है, ठीक है। तो ये याद रखना कैसा होता है, यानी रिप्लेस इंडक्टर बाई ओपन सर्किट। क्या करेंगे, रिप्लेस इंडक्टर बाई ओपन सर्किट, ठीक है। आई होप दिख रहा होगा, ठीक। क्या करेंगे, इंडक्टर को ओपन सर्किट से रिप्लेस कर देंगे, ठीक। अब देखो, अब t इक्वल टू 0 प्लस हो गया, अब t इक्वल टू इनफाइनाइट की बात करते हैं, ठीक है। उस बहुत समय बाद, मतलब बहुत t ग्रेटर देन 0, t ग्रेटर देन 0, यानी 0 से बहुत समय बाद है, t इक्वल टू इनफाइनाइट लेते हैं, स्टेडी स्टेट ले लेते हैं, स्टेडी स्टेट। इनफाइनाइट कहने का क्या मतलब हो गया, स्टेडी स्टेट कहने का क्या मतलब, बहुत देर बाद स्विच क्लोज्ड है, बहुत देर से स्विच ऑलरेडी क्लोज्ड है, ठीक है। इसको स्टेडी स्टेट बोलते हैं, स्विच हम लोग ऑन करके छोड़ दिए हैं, यानी कि अब जो करंट फ्लो कर रहा होगा वो कैसा होगा, कांस्टेंट करंट कर रहा होगा। आई कैसा हो जाएगा, आई जो हो जाएगा कांस्टेंट हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। तो उस कंडीशन में VL क्या हो जाएगा, LdI/dt, और आई कांस्टेंट होगा तो इसके डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, 0, यानी VL क्या होगा, 0। VL इसके और इसके क्रॉस का वोल्टेज है 0 हो गया, तो 0 होने का क्या मतलब हुआ कि यह इंडक्टर है ही नहीं, शॉर्ट है, ठीक है। कुछ इस तरह का बिहेवियर हो जाएगा, ठीक है, ठीक। तो टी इन्फिनिटी स्टेडी स्टेट में हम लोग क्या करेंगे, रिप्लेस इंडक्टर बाई ए शॉर्ट वायर, ठीक है, शॉर्ट सर्किट, ठीक है, शॉर्ट सर्किट, ठीक। इंडक्टर कैसा हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट, ठीक। तो देखो गाइस, टी इक्वल टू 0 प्लस 0 माइनस पे अगर पहले से कोई करंट नहीं हुआ तो क्या करेंगे, इंडक्टर को ओपन सर्किट से रिप्लेस कर देंगे, और टी इक्वल टू स्टेडी स्टेट में करंट को क्या करेंगे, शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। अब देखो, अब I0 वाला कंसेप्ट को समझते हैं, I0 आखिर है क्या, ठीक है। I0 सपोज कर लो कुछ इस तरह का सर्किट बनाते हैं, समझते हैं, ठीक। एक जनरल समझने के लिए S2 ले लेते हैं, L है, ठीक है। ये कोई V1 वोल्ट का बैटरी है, इधर कोई V2 वोल्ट का बैटरी है, ठीक है। अब देखो ये S1 है, S1 ऑलरेडी क्लोज्ड था,
सुनिएगा बात को ध्यान से। S1 क्या था, पहले से क्लोज था मतलब कि ये ऑलरेडी क्लोज था। इसका मतलब अगर यह सर्किट देखा जाए तो क्या है, स्टेडी स्टेट में है। मतलब यह सर्किट क्या है, जब S1 क्लोज था तो S2 कैसा था, ओपन था। ठीक है, इसका मतलब यह स्टेडी स्टेट में था। इसका मतलब इसमें कुछ करंट फ्लो कर रहा होगा। आई सपोज कर लो I1 आई करंट फ्लो कर रहा होगा, I0। ठीक है, या कुछ भी करंट मान लो, आई करंट फ्लो कर रहा होगा। चलो इसको I0 बोल देते हैं। ठीक है, I0 या चलो आई मान लो। ठीक है, जब यह कंडीशन था। ठीक है, अब क्या किए, इस S1 को ओपन करते हैं और S2 को क्लोज करते हैं। तो जब वेन S1 ओपन और S2 क्लोज्ड, क्या करते हैं, S1 को ओपन करते हैं, S2 को क्लोज करते हैं। तो देखो कुछ इस तरह का सर्किट बन जाता है ना। ये मेरा S2 था। ठीक, अब देखो चूंकि इंडक्टर का बिहेवियर होता है कि सडन चेंज इन करंट को अलाउ नहीं करता है। तो ऑलरेडी पहले से कुछ करंट आई था, तो अभी भी इसमें कितना करंट फ्लो करेगा, आई। और यह कब करते हैं, t=0 पे करते हैं। ठीक है, ये जीरो माइनस की बात है, पहले की बात है कि स्विच S1 पहले क्लोज था और t=0 पे इसको क्लोज करते हैं। ठीक है, इसका मतलब आई इनिशियली कुछ करंट था, तो अभी भी करंट क्या होगा, आई फ्लो करेगा। यानी यहाँ पर I0 का वैल्यू क्या हो गया, आई हो गया। यानी यहाँ पे कुछ करंट फ्लो करेगा। ठीक है, अब जो करंट होगा, अब यहाँ से I0 से यानी आई से चेंज करना शुरू कर देगा। ठीक है, तो ये मतलब होता है I0 का मतलब। ठीक है, तो हम लोग क्या देखें, कंसेप्ट क्या देखें कि इंडक्टर में I0 का मतलब क्या होता है, कि जो I0 लिखते थे, ILT बराबर जो होता था करंट अक्रॉस कंडक्टर इक्वल टू I0 प्लस 1/L इंटीग्रेशन VLT dt। ये I0 कौन सा है, ये I0 वो इंडक्टर है जो पहले से ऑलरेडी इंडक्टर में करंट फ्लो कर रहा था, वो करंट है। यानी इसको इनिशियल करंट भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये हम लोग देख लिए करंट। ठीक, अब देखते हैं इंडक्टर के कॉम्बिनेशन पे। ठीक है, इंडक्टर का कॉम्बिनेशन। ठीक है, किस तरह इंडक्टर को कंबाइन कर सकते हैं, सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन देखते हैं। ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्टर। उसके बाद हम लोग कुछ न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे इस पर, कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्टर। कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्टर, देखो गाइस बेसिक्स आइडिया देना है। जिस तरह हम लोग रेसिस्टेंस को सीरीज और पैरेलल में कनेक्ट करते थे, वैसे ही इंडक्टर को भी सीरीज और पैरेलल और मिक्स्ड कॉम्बिनेशन किया जा सकता है। ठीक है, देखो कैसे। ठीक, देखो सीरीज, अगर मान लो एक इंडक्टर L1 L2 L3, ये इस तरह का कनेक्शन क्या होगा, सीरीज कनेक्शन। ठीक है, ठीक, यह कनेक्शन कैसा कनेक्शन करेगा, सीरीज कनेक्शन। इसके क्रॉस V वोल्ट सप्लाई कर दे, इसके क्रॉस V1 आएगा, इसके क्रॉस V2 आएगा, पोटेंशियल इसके क्रॉस V3 आएगा, सॉरी V3 होगा, V3 आएगा। ठीक, V वोल्ट कुछ करंट फ्लो करेगा IT। ठीक, तो देखो ये करंट सारे इंडक्टर से क्या होगा, सेम फ्लो करेगा। हम चाहते हैं कि इस तीनों इंडक्टर के बदले एक ऐसा L इक्विवेलेंट लगा दें। ठीक है, ठीक, जिससे सेम करंट फ्लो करे और पोटेंशियल भी क्या हो, सेम हो। ठीक, तो इस L इक्विवेलेंट को हम प्रूफ नहीं बता रहे हैं, प्रूफ हम लोग फुल कोर्स में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में फुल कोर्स में पूरा डिटेल देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो L इक्विवेलेंट जो होगा सिंपली हो जाएगा L1 प्लस L2 प्लस L3 एंड सो ऑन। ठीक है, अगर ज़्यादा इंडक्टर रहता तो सो ऑन हो जाता। ठीक है, इसका मतलब सीरीज में होगा तो इंडक्टेंस क्या होगा, इक्विवेलेंट इंडक्टेंस क्या होता है, बढ़ जाता है। ठीक है, ठीक, अब देखते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक, पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल करने का मतलब क्या हुआ, एक इंडक्टर है, इसके पैरेलल में दूसरा इंडक्टर है, इसके पैरेलल में एक तीसरा इंडक्टर है, और यहाँ पे V वोल्ट सप्लाई है। देखो यह भी सबके क्रॉस है, ये L1, यह L2, यह L3। ठीक है, यह V वोल्ट क्या है, सबके क्रॉस सप्लाइड है। ठीक, लेकिन अगर यहाँ से करंट IT फ्लो करेगा तो यहाँ से I1 आएगा, इसमें I2 होगा। अब यहाँ क्या होगा, करंट का डिवीजन हो जाएगा, अलग अलग करंट का डिवीजन होगा। लेकिन हर केस में अगर हम लोग L1 dI1/dt निकालेंगे तो ये भी बराबर होगा, L2 dI2/dt निकालेंगे तो ये भी बराबर होगा, L3 dI3/dt निकालेंगे तो ये भी बराबर होगा। किसके बराबर, यह V के बराबर होगा। क्योंकि देखो
या V के बराबर हो जाएगा इस वोल्टेज के, क्योंकि सबके क्रॉस का पोटेंशियल क्या है, सेम हो जाएगा। ठीक है, हम चाहते हैं कि इस तीनों के बदले एक इक्विवेलेंट एल इक्विवेलेंट से रिप्लेस कर दे। ठीक है, क्या चाहते हैं, एल इक्विवेलेंट से रिप्लेस कर दे। ठीक, ताकि वोल्टेज सेम रहे, करंट भी सेम फ्लो करे। तो देखो गाइस, इस तरह के पैरेलल कॉम्बिनेशन में एल इक्विवेलेंट जो होता है तो डायरेक्ट हम लोग 1/L इक्विवेलेंट लिखते हैं, 1/L1 प्लस 1/L2 प्लस 1/L3 एंड सो वन। ठीक है, अगर ज़्यादा रेसिस्टेंस रहेगा तो ऐसे ऐड कर, सॉरी ज़्यादा इंडक्टेंस रहेगा तो ऐसे ऐड करते जाएंगे। ठीक है, और यहाँ से हम लोग एल इक्विवेलेंट निकाल लेंगे। तो ये देखो गाइस, ये सिमिलर है, कैसे, किसका सिमिलर है, दिस इज सिमिलर टू रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस में भी सीरीज में हम लोग कैसे करते थे, सबको सम कर देते थे, और पैरेलल में क्या करते थे, सबको इन्वर्स करके ऐड करते जाते थे। ठीक है, तो इस तरह का हम लोग इंडक्टर का सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन करते हैं। ठीक है, तो ये होगा सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, अब देखो, अब बेसिक जो भी थ्योरी था अब खत्म होता है। ठीक है, अब देखते हैं कुछ इस पर बेस्ट न्यूमेरिकल। ठीक है, कुछ न्यूमेरिकल। ठीक, तो न्यूमेरिकल, फर्स्ट न्यूमेरिकल लेते हैं। फर्स्ट न्यूमेरिकल लेते हैं, एक इंडक्टर है, ठीक, एल बराबर 0.1 हेनरी है, उसके थ्रू जो करंट जा रहा है आई टी, यह आई टी का वैल्यू दे रखा है, आई टी का वैल्यू 10e⁻⁵t। ठीक है, ठीक, एम्पियर। ठीक, दिस इज एम्पियर, ये करंट आई टी का वैल्यू देख रहा है। फाइंड वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर, निकालना क्या है, फाइंड वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर एंड एनर्जी स्टोर इन द इंडक्टर एंड एनर्जी स्टोर देखो भाई, बेसिक सा प्रॉब्लम है। ठीक है, क्या है ये क्वेश्चन के, एक इंडक्टेंस है जिसका इंडक्टेंस कितना दिया, 0.1 हेनरी। ठीक है, करंट आई टी के वैल्यू है 10e⁻⁵t एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है, तो वोल्टेज निकालना है। तो देखो भाई, हम क्या बताए थे, शुरू में ही हम बता दिए थे कि जितना भी एलिमेंट होता है, रसिस्टर, कैपेसिटर, इंडक्टर, सब कैसा होता है, एनर्जी अब्जॉर्बिंग एलिमेंट होता है। यानी कि अगर करंट इंटर्च करा तो यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस, इसके क्रॉस का पोटेंशियल क्या हो जाएगा, VL हो जाएगा। तो VL बराबर क्या होता है, हम लोग जानते हैं LdI/dt। यानी कि अगर हम लोग इस VL को निकालें, हम मैग्नीट्यूड की बात करें तो क्या हो जाएगा, LdI/dt। L क्या है, 0.1, d/dt, I क्या है, I क्या है, बेसिकली ये IT होता है, तो कितना है, 10e⁻⁵t। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, 0.1 × 10e⁻⁵ कितना हो जाएगा, e⁻⁵। कांस्टेंट है, बाहर निकल जाएगा, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, e⁻⁵t इंटू -5। तो ये कितना आ गया, 5 - 5 e⁻⁵t वोल्ट्स, ये आ गया VLT। ठीक है, ये वोल्टेज हो जाएगा। ठीक है, पॉजिटिव पोलैरिटी, पॉजिटिव नेगेटिव कंसीडर नहीं करेंगे, एज इट इज लिख देंगे। VL क्या लिखेंगे, -5 e⁻⁵t। ठीक है, इसका मतलब यह जो करंट जो होगा कैसा होगा, डिफ्यूजिंग नेचर का होगा, तभी तो ये पोलैरिटी। ठीक है, इसके आगे डिस्कस करेंगे। ठीक, इसके बारे में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, इस साइन कन्वेंशन हम कैसे लेते हैं। ठीक है, जब LR सर्किट पढ़ेंगे तो साइन के बारे में देखेंगे। ठीक, इसका नेगेटिव का यहाँ क्या मतलब हुआ। ठीक, अभी फिलहाल हम लोग ये जानते हैं कि जो जितना भी एलिमेंट होता है, इंडक्टर होता है, कैपेसिटर होता है, रेसिस्टेंस होता है, सब कैसा होता है, एनर्जी ऑब्जर्विंग एलिमेंट होता है। एनर्जी ऑब्जर्विंग एलिमेंट करने का मतलब होता है जिधर से करंट इंटर करा वहाँ पे कैसा पोलैरिटी होना चाहिए, पॉजिटिव, मतलब एनर्जी को ऑब्जर्व करने वाला होता है। ठीक है, ये पोटेंशियल हो गया। ठीक, अब देखो एनर्जी स्टोर E बराबर, तो हम लोग क्या जानते हैं कि E बराबर क्या होता है, E बराबर 1/2 LIT का होल स्क्वायर, यही होता है। तो क्या लिखेंगे, 1/2 L 0.1 I कितना है, 10e⁻⁵t का होल स्क्वायर। ठीक, जो भी आएगा इतना सॉल्व कर लेंगे, इतना जूल एनर्जी होगा। ठीक है, इतना जूल एनर्जी हो जाएगा। ठीक है, तो ये बेसिक सा क्वेश्चन है। ठीक, जो एनर्जी भी आ रहा है कौन सा एनर्जी हो, इंस्टेंटेनियस एनर्जी, क्योंकि हम लोग यहाँ पर क्या है, करंट इंस्टेंटेनियस है। और किसी भी टाइम का अगर पूछ लेता है कि t = 2 सेकंड पे क्या एनर्जी क्या होगा, तो पहले t = 2 पुट करके करंट निकाल लेते हैं कि t = 2 सेकंड पे करंट कितना होगा। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इसमें पुट कर देते हैं। ठीक, तो ये हो जाएगा अपना उस समय का एनर्जी निकाल जाता है। ठीक है,
तो ये गई एक बेसिक सा क्वेश्चन था, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बेसिक सा क्वेश्चन करते हैं, जितना भी हम लोग थ्योरी पढ़े उस पर बेस्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन है, क्वेश्चन फाइंड द करेंट थ्रू 5 हेनरी इंडक्टर if voltage across inductor is Vt का वैल्यू दिया हुआ है 30t², कब, जब t ग्रेटर देन 0 था, 0 जब t लेस देन 0 था, ठीक है। पूछा क्या है, ऑल्सो फाइंड एनर्जी स्टोर, ठीक है। ये देखो गाइस, ये क्वेश्चन है कि द फाइंड द करंट थ्रू 5 हेनरी इंडक्टर। इसका मतलब एक इंडक्टर है, ठीक है, 5 हेनरी का है, इसके थ्रू करंट क्या होगा, हम लोग को IT निकालना है, ठीक। लेकिन और इसके क्रॉस वोल्टेज भी दिया हुआ है, VT दिया हुआ है, ठीक। लेकिन VT कब है, जब t ग्रेटर देन 0 के लिए कितना है 30t² लेस देन 0 के लिए क्या है 0, ठीक है। तो हम लोग क्या जानते हैं कि IT बराबर क्या जानते हैं, अगर लिखा जाए तो 1/L -∞ से 0 VLT dt प्लस 1/L 0 से t VLT dt, ये हम लोग पढ़े थे, ठीक। अब देखो -∞ से 0 यानी 0 से पहले की बात करते हैं। देखो 0 से पहले की बात कर रहे हैं तो 0 से पहले वोल्टेज क्या है, VT क्या है 0, तो ये होल टर्म क्या हो जाएगा, ये होल टर्म 0 हो जाएगा, ठीक। तो IT बराबर क्या आ गया 1/L 0 से t VLT dt। अब देखो 1/L 1/5 0 से t कितना है, ठीक। किसी भी समय की बात करें हम लोग को फाइंड द करंट थ्रू 5 इंडक्टर, किसी भी t टाइम, तो हम लोग किसी भी t टाइम के लिए ले लेते हैं। VT कितना है 30t² dt, ठीक। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 30/5 और ये आ जाएगा t³ 0 से t, कितना आ जाएगा 2t³, कितना आ गया 2t³ एम्पियर, ठीक। तो IT कितना आ जाएगा 2t³ एम्पियर, ठीक। ये करेंट थ्रू अक्रॉस द इंडक्टर हो जाएगा, ठीक है। देखो गाइस, अगर यह 0 के पहले भी कुछ वोल्टेज होता तो यह भी करंट आ जाता, ठीक है। वो हम लोग इसलिए हम लोग इस क्वेश्चन को लिए हैं ताकि उसको समझ लें कि कैसे अप्लाई करना है, ठीक है गाइस। तो ये कितना हो गया IT बराबर 2t³ हो गया, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा कि इसमें एनर्जी कितना स्टोर होगा। तो देखो गाइस, एनर्जी स्टोर करने के लिए हम लोग क्या है डायरेक्ट यूज कर लेते हैं, ठीक। इरेज कर देते हैं इसको, ठीक। एनर्जी स्टोर्ड, तो हम लोग पावर बराबर क्या जानते हैं VT × IT। तो देखो t ग्रेटर जो भी पावर होता है t ग्रेटर देन 0 के लिए डिफाइन होता है, ठीक है। पावर के लिए हम लोग कब डिफाइन करेंगे, t ग्रेटर देन 0 के लिए डिफाइन करें, क्योंकि पहले को कोई वोल्टेज है नहीं तो वैसे कोई करंट भी नहीं हो तो पावर भी नहीं होती है, यानी ग्रेटर देन 0 पे हम लोग क्या करें डिफाइन करें। तो देखो तो VT क्या होगा, VT कितना हो जाएगा 30t² और IT कितना होगा 2t³, तो कितना आ गया 60t⁵। तो देखो एनर्जी स्टोर क्या होता है, इंटीग्रेशन PT dt, बेसिक कंसेप्ट से चलते हैं, ठीक है, जो हम लोग पढ़े थे निकाले थे जिस तरह एनर्जी PT dt कितना से 0 से t के लिए निकाल देंगे, ठीक है, ठीक। तो क्या हो जाएगा 60t⁵ 0 से t dt, ठीक। तो इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो कितना आ जाएगा 60 बाहर आ जाएगा और t⁶/6 0 से t, तो ये कट जाएगा, कितना हो जाएगा 10t⁶ जूल, जो भी होगा एनर्जी होगा आ जाएगा, ठीक है। जिस टाइम में अगर पूछा गया ये इंस्टेंटेनियस एनर्जी हो गया।
अब जिस टाइम में पूछा जाएगा कि t = 2 सेकेंड पे एनर्जी क्या होगा, 3 सेकेंड पे एनर्जी क्या होगा, ठीक है, हम लोग कहाँ से 0 से t टाइम के निकाले, ठीक है। तो अगर अगर पूछ दिया जाए कि एनर्जी स्टोर्ड, अगर क्वेश्चन यही पूछ दिया जाए कि एनर्जी स्टोर्ड इन 0 से 5 सेकेंड, एनर्जी स्टोर ड्यूरिंग t <5, 0 से 5 सेकेंड के लिए, तो यहाँ से इंटीग्रेशन क्या हो जाए, 0 से 5 हो जाता, तो इसको पुट कर देते तो ये अपना आंसर आ जाता, ठीक है वैसे। तो ये एनर्जी स्टोर हो गया। एक दूसरा मेथड क्या है कि हम लोग ये भी तो जानते हैं एनर्जी स्टोर क्या होता है, 1/2 LI², ठीक है। तो इस मेथड से भी हम लोग निकाल के देखते हैं, 1/2 L कितना है, 5I कितना है, 2t² यानी 2t के पावर 2t³ का होल स्क्वायर कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 1/2 × 5 × 4t के पावर 6, 2 कैंसिल, कितना आ गया 10t³ इतना जूल, ठीक है। इससे भी हम लोग निकाल सकते हैं इंस्टेंटेनियस, दिस इज द इंस्टेंटेनियस का। ऐसे भी हम लोग बेसिक आइडिया होना चाहिए कि एनर्जी हम लोग निकालते कैसे, पावर लेते हैं, पावर को क्या करते हैं, इंटीग्रेट कर देते हैं, इससे हम लोग एनर्जी आते हैं, या डायरेक्ट अगर हम लोग फॉर्मूला से यूज कर ले तो ये एनर्जी निकल जाएगा, ठीक है। तो इस तरह हम लोग बेसिक क्वेश्चन किए, ठीक है। अब देखते हैं कुछ सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन पे बेस्ड न्यूमेरिकल देख लेते हैं कि सीरीज कॉम्बिनेशन इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं, ठीक है। इंडक्टर के केस में इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं, ठीक है, तो देखते हैं। क्या करना है, क्वेश्चन क्या है, फाइंड इक्विवेलेंट, फाइंड एल इक्विवेलेंट निकालना। सर्किट कैसा है, 4 हेनरी, एट हेनरी, 7 हेनरी, 20 हेनरी, 12 हेनरी एंड 10 हेनरी, ठीक है। ये क्वेश्चन है, ठीक। अब हम लोग इसके क्रॉस एल इक्विवेलेंट निकालना है। यहाँ से एल इक्विवेलेंट यानी ये टर्मिनल ए और टर्मिनल बी के क्रॉस देखेंगे तो एल इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे। तो देखा ये ना तो सीरीज है ना पैरेलल है, बट ये मिक्स्ड है। तो हम लोग जिस तरह रेसिस्टेंस के केस में सीरीज इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालते थे वैसे भी हम लोग इंडक्टर के केस में निकालते हैं, ठीक है। देखो वैसे यहाँ पर ये तीनों आपस में क्या है, सीरीज में है, ये तीनों क्या है, सीरीज में। तो इसका इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, 20 + 12 + 10 30 42 हेनरी हो जाएगा। यानी कि हम लोग क्या बोल सकते हैं, नेक्स्ट सर्किट कैसा बना सकते हैं, एक 4 हेनरी का है, एक 8 हेनरी का है, एक 7 हेनरी का है और इसके पैरेलल में 42 हेनरी लगा हुआ है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर यह दोनों क्या हो गया, पैरेलल में हो गया, इसमें हो गया पैरेलल में, वही अपना रेसिस्टेंस वाला फॉर्मूला लगा देंगे। तो इसका एल इक्विवेलेंट कितना है, 7 × 42 / 42 + 7 यानी कितना हो जाएगा, 7 × 42 / 49, 7 7 जा 7 6 जा यानी 6 हेनरी हो गया। यानी कि अब क्या बन गया सर्किट, ये 4 हेनरी, ये 6 हेनरी, 8 हेनरी, ये 6 हेनरी हो गया कि 8 हेनरी हो गया। अब देखिए तीनों क्या है, सीरीज में हो जाएगा। तो अगर हम लोग यहाँ से एल इक्विवेलेंट देखेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 + 8 + 6 यानी 18 हेनरी। तो एल इक्विवेलेंट कितना है, 18 हेनरी। इसका मतलब क्या है, इन सब के बदले हम लोग एक 18 हेनरी के इक्विवेलेंट इंडक्टर से हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह हम लोग इक्विवेलेंट इंडक्टेंस निकालते हैं, ठीक। सेम है जो हम लोग रेसिस्टेंस के केस में पढ़े थे, सेम डिट्टो सेम है, ठीक है। सीरीज में होगा तो सीरीज वाला कॉम्बिनेशन लगाना होता है जैसे रेसिस्टेंस के केस में लगाते थे, पैरेलल में होगा तो पैरेलल वाला कॉम्बिनेशन लगाना जिसमें जिस तरह हम लोग रेसिस्टेंस के केस में निकालते थे, ठीक है। ये सेम है, ठीक है। अब कुछ इसी पर बेस्ट कुछ करंट और वोल्टेज निकालने वाला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। पैरेलल सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन पे ही बेस्ट देखते हैं, ठीक है, कि कैसे हम लोग करंट और वोल्टेज निकालते हैं, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
इंडक्टर एक 4 हेनरी का इंडक्टर है, ठीक है, ये 4 हेनरी है और दिस इज 12 हेनरी है, ठीक है। इसके क्रॉस ये भी है, ठीक है, भी यहाँ से करंट आई इंटर कर रहा है, आई टी सपोज कर लो, आई टी, यहाँ आई वन टी, यहाँ आई टू टी, ठीक है। इसके क्रॉस का पोटेंशियल वी वन ले लो और इन दोनों के क्रॉस का पोटेंशियल वी टू दे दो। क्वेश्चन में दिया क्या है, आई टी बराबर दिया हुआ है 4 × 2 माइनस ई के पावर माइनस 10t, ठीक है, मिली एम्पियर एंड आई टू जीरो इक्वल टू -1 मिली एम्पियर। ये डाटा गिवन है। फाइंड क्या करना है, फाइंड पहला ए I10, बी VT निकालिए, V1T निकालिए एंड V2T निकालिए। सी क्या हो सकता है और क्या हो सकता है, I1T क्या होगा एंड I2T क्या होगा एंड डी क्या हो सकता है, एल इक्विवेलेंट क्या होगा, ठीक है। देखो भाई एक सर्किट है, ठीक है, फिगर को ध्यान से देखिए, ठीक है। ये 2 हेनरी का इंडक्टेंस है, ठीक, 4 हेनरी का है, ये 12 हेनरी का, ठीक। ये दोनों पैरेलल में, तो इन दोनों के क्रॉस का वोल्टेज क्या होगा, सेम होगा, इसलिए इन दोनों को क्या दे दिया, V2 दे दिया, ठीक। इसके क्रॉस V1 दे दिया, यहाँ V सप्लाई। आई टी की वैल्यू दिया होगा 4 × 2 माइनस ई के पावर माइनस 10t मिली एम्पियर, I2 0। इसका मतलब I2 0 करने का मतलब जब t = 0 पे जो इसमें करंट था कितना था, -1 मिली हेनरी था, ठीक। पूछा क्या गया, I10 दिया, ठीक। ना देखो भाई हम लोग क्या किसी भी इंस्टेंट पे अगर देखो इस पॉइंट पे KCL लगाते हैं, KCL, ठीक, तो क्या लिख सकते हैं, IT बराबर I1T प्लस I2T। KCL लगाते हैं तो ठीक, यहाँ से करंट इंटर करने है, दोनों लीव कर रहा है। देखो तो I0 अगर लिखा जाए तो क्या हो जाएगा, I10 प्लस I20, ठीक है। I0 लिखा जाए तो I10 प्लस I20। अब देखो I20 का वैल्यू दिया हुआ है, I20 का वैल्यू दिया, हम लोग को क्या निकालना है, I10 का वैल्यू। तो I0 का वैल्यू पता चल जाएगा, हम लोग को क्या निकालना, I10। तो यहाँ से देखो I10 अगर निकाला जाए, I10 अगर निकाला है तो क्या हो जाएगा, I0 माइनस I20। अब देखो I20 तो पता है, लेकिन I0 नहीं पता है, तो I0 के लिए देखो IT पता है। तो इसमें अगर हम लोग t = 0 पुट कर दें, यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पर अगर हम t = 0 पुट कर देते हैं, ठीक, तो कितना हो जाता है, I0 हो जाएगा 4 2 माइनस ई के पावर माइनस 0, ठीक है। 0 ये 1 हो जाएगा, इतना मिली एम्पियर हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा, 4 2 माइनस 1 यानी 4 मिली एम्पियर हो गया। यानी I0 का वैल्यू क्या होगा, 4 मिली एम्पियर। तो यहाँ रख देंगे 4 माइनस I20 का वैल्यू कितना देगा, -1 मिली एम्पियर, -1 कितना होगा, 5 मिली एम्पियर हो गया। यानी एक तो निकाल दिया कि I10 कितना होगा, 5 मिली एम्पियर, ठीक है। तो इस तरह हम लोग निकाल लिए एक। अब देखो सेकेंड के लिए क्या करेंगे, हम लोग को VT निकालना है, VT निकालना है। तो अगर देखो इसको इरेज करते हैं, अब सब क्वेश्चन लिख लिए होंगे। VT निकालना है, VT के लिए हम लोग क्या करेंगे कि अगर इसके क्रॉस अगर हम लोग कुछ ऐसा मिल जाए कि अगर एक इक्विवेलेंट मिल जाए, क्योंकि IT पता है, ठीक, यहाँ से हम लोग को IT पता है, ये VT निकालना है, ठीक। तो अगर हम लोग को L इक्विवेलेंट मिल जाए तो VT क्या हो जाएगा, L इक्विवेलेंट DIT/dt। तो सबसे पहले क्या करते हैं, L इक्विवेलेंट निकाल लेते हैं। देखो भाई यह दोनों क्या है आपस में, क्या है, यह दोनों क्या है आपस में, क्या है, पैरेलल में है, पैरेलल। तो इसका कितना हो जाएगा, 12 × 4 / 12 + 4 16, 3 यानी 3 हेनरी, ठीक। और यह आपस में सीरीज में है, तो कितना हो गया, 3 2 5। तो L इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, L इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, 5। तो कितना हो जाएगा, 5d/dt। IT कितना हो गया, 4 × 2 माइनस ई के पावर माइनस 10t, ठीक है।
जो भी आएगा मिली वोल्ट में है, क्योंकि यहाँ पर मिली एम्पियर में है तो क्या आ जाएगा, मिली वोल्ट में आ जाएगा। ठीक है, जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आता है VT बराबर जो आता है VLT या VT, हम लोग डायरेक्ट लिखो, यहाँ VT लिखें तो ये आता है 200 e⁻10t मिली वोल्ट। VT कितना आता है 200 e⁻10t। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 200 e⁻10t मिली वोल्ट। ठीक है, यानी VT पता चल गया 200 e⁻10t मिली वोल्ट। ठीक है, अब देखो, अब V1t में निकालना है, V1t और V2t। तो V1t कैसे निकालेंगे, हम लोग को क्या पता है, नहीं I1t पता है, नहीं I2t पता है। ठीक, तो देखो V1 निकाल सकते हैं हम लोग। ठीक, इसको इरेज कर देते हैं। ठीक, अगर हम लोग इसमें KVL लगाएं, ठीक है, तो इसके क्रॉस का पोटेंशियल क्या हो जाएगा, V2 हो जाएगा, V2 हो जाएगा। यानी कि VT बराबर लिख सकते हैं ना, KVL लगाएं। अब KVL लगाओ, VT बराबर क्या लिख सकते हैं, V1t प्लस V2t, ये लिख सकते हैं। VT बराबर क्या होगा, V1t प्लस V2t। अब देखो V1t, इस हम लोग V1t वोल्टेज इंडक्टर के बस कैसे निकालते थे, उसके थ्रू करंट L di/dt, यह I कौन सा होता था, उसके थ्रू करंट होता था, तो उसके अक्रॉस जो वोल्टेज था निकल जाता था। तो देखो V1 हम लोग निकाल सकते हैं, क्योंकि इसके अक्रॉस का करंट हम लोग को I1 IT पता है। तो V1 बराबर क्या हो जाएगा, V1t बराबर L यानी 2d/dt। I कितना हो जाएगा, I कौन सा फ्लो कर रहा है, IT फ्लो कर रहा है। IT कितना है 4 2 - e⁻10t। ठीक है, जो भी आएगा किसमें आएगा, मिली वोल्ट में आएगा। ठीक, यहाँ से सॉल्व करेंगे इसको तो ये आता है 80 × 80 e⁻10t मिली वोल्ट। ये हो जाएगा V1t हो गया। अब VT पता है, अब VT हम लोग को पता है 200 e⁻10t है, तो V2t कितना हो जाएगा, V2t VT माइनस V1t। तो VT कितना हो गया 200 e⁻10t माइनस 80 e⁻10t मिली वोल्ट। ये कितना हो जाएगा 120 e⁻10t मिली वोल्ट। ये हो जाएगा V2t। देखो V2t भी पता चल गया, यानी सबके क्रॉस पता चल गया, IT पता चल गया, V2t पता चल गया, V1t पता चल गया। ठीक, अब देखो अब क्या निकालना है, I1t निकालना है, I2t निकालना है। ठीक है, तो I1t निकालना है तो I के लिए क्या करेंगे हम लोग, सिंपली क्या करेंगे, उसको इंटीग्रेट कर देंगे। ठीक है, I1t पता चल जाएगा। ठीक, ठीक है, इसको इरेज करते हैं। ठीक, इसमें हम लोग को क्या क्या पता चल गया, VT पता चल गया, V1t पता चल गया, V2t पता चल गया, IT पता चल गया। IT कितना था, IT तो हम लोग गिवन था, क्या था 4 2 - e⁻10t मिली एम्पियर। ठीक, अब देखो अगर हम लोग सिंपली अगर I1t और I2t निकालना जानते हैं, ठीक है, सिंपली हम लोग अगर करंट डिवीजन लगाना जानते हैं तो ठीक, तो सिंपली हम लोग क्या लगा देंगे, करंट डिवीजन रूल लगा देंगे। जिस तरह हम लोग करंट में रेसिस्टेंस में हम लोग करंट डिवीजन लगाते थे, वैसे यहाँ पर भी हम लोग लगा सकते हैं। ठीक है, ऑल्दो हम लोग को V2t पता चल गया तो IT भी हम लोग निकाल सकते हैं। जैसे V2t पता चल गया। ठीक, V2t कितना होगा, कितना था V2t कितना था 120 e⁻10t आया था। ठीक, V1t कितना आया था, V1t कितना आया था 80 e⁻10t मिली वोल्ट, तब मिली वोल्ट में आया था। ठीक है, अब देखो IT पता है, I1t पता है, I2t पता है, तो इसके अक्रॉस का अगर हम लोग इस 4 हेनरी के देखें तो हम लोग लिख सकते हैं ना V2t बराबर 4di2t/dt। देखो यहाँ से di2t बराबर क्या हो जाएगा 1/4 V2t
डी टी। अब दोनों तरफ क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। तो इंटीग्रेट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, आई टू टी, और ये क्या हो जाएगा 1/4 इंटीग्रेशन वी टू टी। वी टू टी कितना है 120 ई के पावर माइनस 10t डी टी। ठीक है, तो यहाँ से इसको हम लोग इंटीग्रेट कर लेंगे 0 से t टाइम के लिए। हम लोग किसी भी समय की बात करें, 0 से t टाइम के लिए बात करें, ठीक। तो यहाँ से इंटीग्रेट कर लेंगे तो आई टू टी पता चल जाएगा। ठीक, जब आई टू टी पता चल गया तो ठीक, तो आई वन टी, सॉरी यहाँ पर आई टू लिखें, वी टू लिखें तो यहाँ पे 12 हो जाएगा। इसके आई टू टी इसके क्रॉस कर तो ये 12 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 12 हो जाएगा। ठीक है, 12 आई टू टी पता चल गया। तब आई वन टी बराबर क्या होगा, आई टी माइनस आई टू टी। ठीक है, तो इस तरह हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, एल इक्विवेलेंट हम लोग निकाल चुके हैं। ठीक है, इस तरह हम लोग इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, बेसिक क्या कहने का क्या मतलब हुआ, हम लोग को डिफ्रेंसिएशन और इंटीग्रेशन का अच्छा से नॉलेज होना चाहिए। ठीक, और क्या केवीएल केसीएल अच्छे से लगाने आना चाहिए, कब प्लस लेना है कब माइनस लेना। ठीक है, सो गाइस एक क्वेश्चन हम आप लोग के लिए होमवर्क के फॉर्म में देते हैं। ठीक, उसको आप ट्राई कीजिएगा। ठीक है, और कमेंट बॉक्स में उसका आंसर दीजिएगा। ठीक है, सर्किट है, ये 3 हेनरी का है, ये 6 हेनरी का है, और ये 8 हेनरी का है। इसके क्रॉस का पोटेंशियल V1 दे रखा है, इसके क्रॉस का पोटेंशियल V2 दे रखा है। ठीक, गिवन क्या है I1t बराबर, अब इस पर I1t दे रखा है, ये वाला दिया है I1t बराबर दे रखा है 0.6 ई के पावर माइनस 2t एम्पियर। इफ़ आई 0 बराबर 1.4 एम्पियर, आई 0 का वैल्यू दे रखा है, मतलब इसके थ्रू जो इनिशियल था वो आई 0 का वैल्यू 1.4 एम्पियर दे रखा है। फाइंड क्या करना है, फाइंड आई टू 0, यानी आई टू 0 इसके थ्रू करंट निकालना है कब, व्हेन टाइम इक्वल टू 0। यहाँ 0 से क्या मतलब है, जब t इक्वल टू 0 था उस समय इसके थ्रू करंट क्या होगा पहला। और क्या निकालना है दूसरा, आई टू टी निकालिए, और क्या निकालना एंड आई टी निकालिए कि इस आई टी क्या होगा। थर्ड में क्या है वी टी, अगर इसके क्रॉस का वोल्टेज भी है तो वी टी क्या होगा, V1t क्या होगा, एंड V2t क्या होगा। ठीक है, ठीक, ये फाइंड करना है। ठीक है, सो गाइस आप लोग इसको HW के फॉर्म में रख लीजिए। ठीक है, ठीक, इसको ट्राई कीजिएगा, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। ठीक, सो हमरा आज का सेशन जो था बेसिक इंडक्टर और उसके कुछ बेसिक से न्यूमेरिकल पे बेस्ड था। ठीक है, तो गाइस हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे हम लोग एलआर सर्किट के बारे में पढ़ेंगे, उसका बिहेवियर देखेंगे कि ठीक ये किस तरह से इंडक्टर का बिहेवियर चेंज हो रहा है डिफरेंट कंडीशन में। ठीक है, सो गाइस आई होप आज का लेक्चर आप लोगों को अच्छा लगा होगा। ठीक है, थैंक यू।